हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने जाने वाले हैं 13 अप्रैल 2023 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्या आप सब लोग रेडी है आज करंट अफेयर सॉल्व करने के लिए? और अगर है रेडी तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने क्या गंदे से काले किस्से अंगूठे, ताकि अपन कर सके जल्दी से स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करने से पहले आप सबका स्वागत करता हूं मैं CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लेकर आता है बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारे GK, बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस। और आप सबका हेल्प करता है आपके एग्ज़ाम को क्लियर करवाने में और आपके मार्क्स को रेज करवाने में। तो क्या सब लोग रेडी है? एकदम रेडी। और है रेडी तो आइए करते हैं अपन स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करे। एक बार फिर से मैं आप सबको स्वागत करता हूँ CUET अड्डा 24/7 पर। देखते हैं आज हमारे पास सबसे पहला न्यूज़ या सबसे पहला MCQ या सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास किस बारे में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। देखिए जल्दी से क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मराठा उद्योग रत्न 2023 अवार्ड। तो मराठा उद्योग रत्न 2023 का अवार्ड जो है वो किसको हाल ही में मिला है? तो फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि किसको मिला है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मराठा उद्योग रत्न 2023 का अवार्ड। तो मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो मराठा का मतलब क्या, महाराष्ट्र में दिया गया हुआ होगा ये, और रत्न का मतलब महाराष्ट्र का वन ऑफ द हाईएस्ट प्राइस होगा ये, और उद्योग का मतलब बिजनेस इंडस्ट्रीज है ना। तो मतलब बिजनेसमैन को मिला है, किसी बिजनेसमैन को मिला है किसी, ठीक है। तो किसको मिला है इसमें से ये वाला अवार्ड? जल्दी से बताइए। क्या इसका आंसर अभिमन्यु अप्टे है, ऋषि कुलकर्णी है, अभिषेक सावंत है या नीलेश सांबरे है? तो फटाफट से दीजिए आंसर और बताइए कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर 100% इसका आंसर जो है वो क्या है, ऋषि कुलकर्णी, तो आप लोग 100% क्या हो, रॉन्ग आंसर है इसका क्या, नीलेश सांबरे। तो नीलेश सांबरे एक बंदा है, ठीक है। कह रहा अच्छा सर बंदा है, हाँ एक बंदा है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है। और महाराष्ट्र में एक जिजायू के नाम से क्या चलाता है, जिजाऊ के नाम से क्या चलाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, जो कि इसने क्या करके 5 डिस्ट्रिक्ट्स को अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है, नीलेश सांबरे ने। और इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ है, उन सारे के सारे कम्युनिटीज़ को प्रिविलेज कम्युनिटीज़ बनाने की ठान रखी है इसने। तो CBSE स्कूल्स चलाता है, हॉस्पिटल्स वगैरह चलाता है, एम्बुलेंस सर्विस वगैरह चला रखी है इसने, है ना। और इसी वजह से इसको दिया गया है क्या मराठा उद्योग रत्न का अवार्ड। आइए देखते हैं क्या हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। देखिए ज़रा, थोड़ी सी बड़ी इंफॉर्मेशन है। नीलेश सांबरे ऑनर्ड विद द मराठा उद्योग रत्न 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या हो रहा है। नीलेश, इस साइड से करवा देता हूँ। नीलेश भगवान सांबरे, द फाउंडर ऑफ जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन। अब जिजाऊ क्यों आया होगा, जीजाबाई सुना है नाम, जीजाबाई। तो जीजाबाई तो जो थी वो छत्रपति शिवाजी की मम्मी का नाम है ना, जीजाबाई। तो जीजाबाई के नाम से इन्होंने स्टार्ट किया ये। तो नीलेश भगवान सांबरे अब महाराष्ट्र का रहने वाला है, तो महाराष्ट्र में नाम ऐसे ही लिखे जाते हैं ना, पहले खुद का नाम फिर बीच में पापा का नाम। तो भगवान इनके पापा का नाम होगा और सांबरे इनका सरनेम होगा। नीलेश भगवान सांबरे, द फाउंडर ऑफ जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन, वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द मराठा उद्योग रत्न। तो इनको मराठा उद्योग रत्न का अवार्ड मिला है एट द मराठा एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फ्रेंस 2023। तो मराठा एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 2023 की, उसी में इनको क्या दिया गया, उसी में इनको मिला है मराठा उद्योग रत्न, है ना। देखिए बोला, ही रिसीव्ड द अवार्ड फॉर हिज नोटवर्दी अचीवमेंट्स इन द इंडस्ट्री सेक्टर एंड हिज डेडिकेटेड वर्क इन द रिमोट एरियाज लाइक पालगढ़। तो पालगढ़ एक जगह का नाम है। और इनको क्यों मिला है ये वाला अवार्ड? तो ये बोल रहा है कि इंडस्ट्री सेक्टर में तो इनका बड़ा नाम है ही, इंडस्ट्रीज वगैरह चलाते हैं, उसमें तो पैसा कमा ही रही है, लेकिन सोशल वर्क में भी क्या है इनका अच्छा बोलबाला है। और सोशल वर्क में ये क्या करते हैं, तो क्या बोला, नीलेश भगवान सांबरे हु इज़ ऑल्सो नोन एज अप्पा। तो इनको अप्पा के नाम से जाना जाता है। और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने कहाँ पर, रिमोट एरियाज में। रिमोट एरियाज का मतलब क्या, रिमोट एरियाज का मतलब ऐसे एरियाज जो कि क्या है, पिछड़े हुए एरियाज है, जहाँ पर अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ वगैरह रहती है ना, जिनको बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ का एक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। और उन्हीं लोगों को सपोर्ट किया है किसने, उन्हीं लोगों को सपोर्ट किया है नीलेश सांबरे ने। देखिए क्या बता रहा है आगे। द जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज अ नॉन प्रॉफिट ग्रुप विथ अ फोकस ऑन अपलिफ्टिंग
अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, नेमली पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग। तो इसने 5 डिस्ट्रिक्ट्स, 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को क्या करा है, अडॉप्ट करा है। और इसने क्या कहा है, ये कह रहा है कि हमारा फोकस क्या है, जिजाऊ फाउंडेशन का फोकस क्या है, ये जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो एजुकेशन के ऊपर फोकस रखेंगे और सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे ये लोग, ठीक है। और ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला एनजीओ की तरह चलाते हैं इसको, है ना। और कौन से सिटीज़ को या कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने अडॉप्ट किया, तो इन्होंने अडॉप्ट किया है किसको, पालघर को, ठाणे को, रायगढ़ को, रत्नागिरी को, सिंधुदुर्ग को, और 5 के 5 डिस्ट्रिक्ट्स कहा के महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स 8 CBSE स्कूल्स फॉर एजुकेशन इन पालघर डिस्ट्रिक्ट। तो पालघर डिस्ट्रिक्ट में 8 CBSE स्कूल्स खोल रखे हैं इन्होंने। 43 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइब्रेरीज, 43 कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड जितने भी लाइब्रेरीज वगैरह है वो इन्होंने खोल के दिए हैं बच्चों को, ताकि जो गरीब बच्चे वगैरह है उनकी पढ़ाई हो सके, उनको सारे के सारे बुक्स प्रोवाइड करवा दिए। एंड वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर एंड विमेन एम्पावरमेंट, ऑल प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या इसके अलावा, इसके अलावा एग्रीकल्चर में लोगों की हेल्प कर देते हैं, इसके अलावा क्या, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी वगैरह लगाते हैं लोगों की, इसके साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। लास्ट चीज़ देखो क्या बोल रही है, द जिजाऊ फाउंडेशन ऑल्सो रन्स 20 पुलिस अकेडमीज। तो जिजाऊ फाउंडेशन 20 पुलिस अकेडमीज चलाता है। एंड ऑफर्स 10 फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज डेली, और 10 फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो क्या करता है, देते हैं जिजाऊ फाउंडेशन वाले। और इसी वजह से नीलेश भगवान सांबरे को क्या मिला है, सांबरे या सांबड़े जो भी है, इनको मिला है क्या, मराठा उद्योग रत्न का अवार्ड 2023 का। समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से देखते हैं अपन हिंदी में इसको। देखो क्या बोल रहा है ये है नीलेश सांबरे, है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो क्या बोल रहा है जल्दी से। जिजाऊ एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन के संस्थापक नीलेश भगवान सांबरे को हाल ही में मराठा उद्यमी सम्मेलन 2023 में मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें उद्योग क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और पालघर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में उनके समर्पित कार्य के लिए पुरस्कार मिला है। नीलेश भगवान सांबरे, जिन्हें अप्पा के नाम से भी जाना जाता है, जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक गैर लाभकारी समूह है जो भारत के 5 जिलों अर्थात पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में वंचित समुदायों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करता है। यह संगठन पालघर जिले में शिक्षा के लिए 8 CBSE स्कूल, 43 प्रतियोगी परीक्षा पुस्तकालय और रोजगार, कृषि और महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है, जो सभी निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। जिजाऊ फाउंडेशन 20 पुलिस अकादमियां भी चलाता है और रोजाना 10 मुफ्त एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करता है। समझ में आया क्या, अरे मगज में आया क्या, ठीक है। आया है तो फटाफट से दिखाओ मुझे क्या, अपने अंगूठे और बोलो कि सर आ गया समझ में। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है तो धुर्राटे 4-5 बार काट देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। अंगूठे दिखा दिए आप लोगों ने, नहीं दिखाया तो जल्दी से दिखाओ, और अगर दिखा दिए तो अपन बढ़ते आगे। देखते हैं हमारे पास आज का सेकंड क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या रहने वाला है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स आया है SEEI, ठीक है, SEEI क्या है ये, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स आया है ना, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने दिया है ना, क्या दिया है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स दिया 2021-2022 का। विच स्टेट इज द फ्रंट रनर इन द इंडेक्स, और ये बोल रहा है कि इस लिस्ट में टॉप किसने करा है, सबसे ज्यादा क्या, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी, सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट स्टेट कौन सा है, ठीक है। तो इसमें 4 कैटेगरीज होती है, ठीक है, एक फ्रंट रनर की कैटेगरी होती है, एक कंटेंडर की कैटेगरी होती है, एक अचीवर्स की कैटेगरी होती है, ऐसे 4 कैटेगरीज होती है ना। फ्रंट रनर की कैटेगरी सबसे ऊपर होती है, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है इनमें से जिसको फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा गया, यही पूछ रहा है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के अनुसार सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे आगे है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान या तेलंगाना। तो 5 स्टेट्स हैं हमारे, और 5 स्टेट्स में से कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे
फर्स्ट रैंक पे आया है। तो फटाफट से आंसर दो और बताओ कि क्या क्या आंसर रहने वाला है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर आंध्र प्रदेश आंसर है तो रॉन्ग है आपका आंसर। कर्नाटका लग रहा है तो कर्नाटका भी क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग 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 सर, सारे काट दिए, बिल्कुल सारे काट दिए। क्यों? क्योंकि ये पांचों के पांचों है, ठीक है, पांचों के पांचों। ये पांचों के पांचों स्टेट्स जो है ये क्या है, फ्रंट रनर कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं? फ्रंट रनर कैटेगरी में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान और तेलंगाना सारे के सारे फ्रंट रनर कैटेगरी में आते हैं। और फ्रंट रनर कैटेगरी आने के लिए ये वाली लिस्ट जो आती है, इस लिस्ट में 60+ पॉइंट्स लाने होते हैं, 60+ पॉइंट्स। तो जो बंदा 60+ पॉइंट्स ले आएगा वो आ जाएगा फ्रंट रनर कैटेगरी में। किस में आएगा? फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ जाएगा, सबसे आगे दौड़ने वाले बंदे की कैटेगरी में आ जाएगा। और जिसके 50 से 60 पॉइंट के बीच में आते हैं, 50 to 60 पॉइंट्स आते हैं, उसको बोला जाएगा अचीवर्स कैटेगरी में आ जाएगा, अचीवर्स। ठीक है, इसके नीचे का हमें देखना नहीं है क्योंकि कोई पेपर में आएगा नहीं, है ना। तो स्मार्ट स्टडी करते, हार्ड स्टडी करके कोई फायदा नहीं है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान और तेलंगाना ये सारे के सारे 60+ पॉइंट्स वाले हैं। इस वजह से ये लोग क्या है, फ्रंट रनर्स है। किसमें? स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में, जो हाल ही में किसने, मिनिस्टर ऑफ पावर ने हम सब लोगों को दिखाई है। देखो कौन है ये, हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर, जिनका नाम है आर.के. सिंह जी। आर.के. सिंह, देखो दिख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन्होंने क्या करा है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है उसको लोगों को दिखाया। 2021-22 का इंडेक्स है ना। देखो क्या बोल रहा है, पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह लॉन्च द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 रिपोर्ट। द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स SEEI for 2021-22 indicates that Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Rajasthan and Telangana are the top performing states with a score of over 60 points, with a score of over 60 points। ठीक है, तो 60 पॉइंट्स के ऊपर का स्कोर है इनका, पांचों के पांचों का। अच्छा एक काम करो, मुझे जरूर बताना आप लोग, हमारे पास क्या है, 4 कैटेगरीज बताई मैंने आप लोगों को। एक कैटेगरी में बता रहा हूँ कौन सी, सबसे पहली फ्रंट रनर्स की कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सी, अचीवर्स की कैटेगरी है। तीसरी कंटेंडर्स की कैटेगरी है। चौथी एक और कैटेगरी है। ये चौथी कैटेगरी कौन सी है, ये मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आप लोग। ठीक है, फिर क्या बता रहा है ये, यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह लॉन्च द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 रिपोर्ट। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ पावर जो है हमारे आर.के. सिंह जी, इन्होंने क्या हम सब किस सामने ये वाली रिपोर्ट रखी है। 4 स्टेट्स आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड पंजाब, आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड पंजाब आर इन द अचीवर कैटेगरी। तो सेकंड नंबर की कैटेगरी है अचीवर। ठीक है, तो अचीवर कैटेगरी में कौन है, तो अचीवर कैटेगरी में है कौन, आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब, और विथ अ स्कोर बिटवीन 50 एंड 60, तो 50 और 60 के बीच का स्कोर है इनका। ठीक है, आई क्या बोल रहा है, द इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE। तो ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी जो है ये वाली क्या करके आता है, ये वाली रिपोर्ट बनाता है। समझ में आया? तो इसमें याद रखना क्या, कुछ नहीं याद रखना, आंध्र प्रदेश याद रखना है, तेलंगाना याद रखना है, कर्नाटका याद रखना है, केरला और राजस्थान याद रखना है। ठीक है, और ये सारे के सारे फ्रंट रनर से पेपर में क्वेश्चन आया तो क्या आएगा कि हाल ही में जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स आया था, इसमें कौन सा फ्रंट स्टेट नहीं है। तो ये सारे के सारे 3 ऑप्शन होंगे फ्रंट स्टेट के, एक ऑप्शन होगा महाराष्ट्र पंजाब में से। ठीक है, महाराष्ट्र पंजाब और क्या था, हरियाणा आसाम में से। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा। समझ में आया नहीं है? ठीक है, हिंदी में देखिए एक बार फटाफट से, हिंदी में देखो, आर.के. सिंह दिख रहा है क्या, और ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ये इन लोगों ने रिपोर्ट दिखाई है। कौन सी रिपोर्ट, 2021-22 की SEEI की। तो क्या बोल रहा है, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 रिपोर्ट लॉन्च की है। 2021-22 के लिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI इंगित करता है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना 60 अंकों से अधिक के स्कोर के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2021-22 रिपोर्ट लॉन्च की है। 4 राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब 50 और 60 के बीच स्कोर के साथ अचीवर श्रेणी में है। सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा विकसित किया गया था। समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने क्या गंदे गंदे से नाखून में मैल भरे हुए अंगूठे, ताकि अपन करें आगे और देखें कि हमारे पास नेक्स्ट
क्वेश्चन आज किस बारे में रहने वाला है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो शो मी योर व्हाट dirty thumbs. Let's move forward and see what is the next question on our television screen. चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। क्या वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इज बिल्ट इन। ठीक है, तो दुनिया का सबसे पहला वल्चर कंजर्वेशन या एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे बन रहा है, यही है क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया है। ऑप्शन है हमारे पास गोरखपुर, हबीबगंज, महाराजगंज या वजीरगंज। तो फटाफट 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 से दीजिए आंसर और बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। गोरखपुर, हबीबगंज, महाराजगंज या वजीरगंज। बताएंगे? नहीं बताएंगे? अरे बता दो। गोरखपुर लग रहा है, योगी आदित्यनाथ एमएलए यहाँ से, बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों को गोरखपुर लग रहा है तो रॉन्ग है आंसर आपका। हबीबगंज, हबीबगंज 100% रॉन्ग, रॉन्ग। आंसर क्या है इसमें? महाराजगंज, महाराजगंज। तो महाराजगंज जो है, महाराजगंज ये क्या है, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पे दुनिया का सबसे पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बन रहा है। ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का या इस किसका सेंटर का नाम क्या है? इस सेंटर को नाम दिया गया है जटायु, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, एंड ब्रीडिंग सेंटर, क्योंकि जटायु को बचाया जा रहा है इसमें, है ना। और इसको बोला जा रहा है JCBC, JCBC जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। और ये जो एशियन किंग वल्चर है, वल्चर हम सबको पता है कि वल्चर क्या होते हैं, वल्चर स्कैवेंजर्स होते हैं। क्या होते हैं वल्चर्स? स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स मतलब, स्कैवेंजर किसको कहते हैं? स्कैवेंजर कहते हैं जो किसी भी जगह को क्लीन करे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है जो क्या करता है, क्लीनिंग का काम है जिसका, ठीक है, कूड़ा वगैरह उठाता है, बॉटल्स वगैरह उठाता है, नीचे गिरी हुई जगह को साफ करता है, उसको स्कैवेंजर बोला जाता है। इसी तरीके से वल्चर को स्कैवेंजर बोला जाता है या स्कैवेंजर ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्कैवेंजर ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि ये क्या करता है, ये फॉरेस्ट को साफ रखता है। फॉरेस्ट को साफ रखने का मतलब कि फॉरेस्ट में जितनी भी डेड बॉडीज़ वगैरह गिरी होती है, पड़ी होती है, ठीक है, तो उसको खाने का काम किसका है? डेड बॉडीज़ को खाने का काम इस जटायु का या एशियन किंग वल्चर का। समझ में आ रही है? सिर्फ एशियन किंग वल्चर नहीं, वल्चर की सारी स्पीसीज यही करते हैं। स्कैवेंजर्स ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है इनको। डेड बॉडीज़ को भी खाती है ये, जिंदा लोगों तो मतलब जिंदे को मार के तो खाती ही खाती है, लेकिन पड़ा हुआ डेड वगैरह जो होता है मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन ये खाता है। समझ में आ रही है? ठीक है, तो जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो कि महाराजगंज में बन रहा है, और महाराजगंज कहाँ पर है? ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, और ये IUCN के रेड लिस्ट में है। कौन? ये जटायु, मतलब ये कौन? एशियन किंग वल्चर। ठीक है, और इनका जो नंबर है इनको इंक्रीज करना है, और इसी वजह से ये वाला सेंटर बना दिया गया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड है, और इनको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर टू बी इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द critically endangered Asian king vulture is set to open in उत्तर प्रदेश महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है? दुनिया का सबसे पहला क्या एशियन किंग वल्चर जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इनके लिए क्या खोला जा रहा है? एक कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया। कंजर्वेशन मतलब उनको बचाने के लिए, ब्रीडिंग मतलब उनका क्या करवा के, उनकी मेटिंग वगैरह करवा के उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की बात करी जाएगी, इसमें बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी इसमें। ठीक है, आई क्या बोल रहा है? द सेंटर नेम्ड एज जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर JCBC स्प्रेड ओवर 1.5 हेक्टर्स। तो ये बोला कि JCBC इसका नाम है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, और कितना? 1.5 हेक्टर्स में फैला हुआ ये, एंड इज डिजाइन टू मेंटेन अ सस्टेनेबल पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज बाय ब्रीडिंग किंग वल्चर्स इन कैप्टिविटी एंड रिलीजिंग देम इनटू द वाइल्ड। ठीक है, किस लिए? ये बोल रहा है कि पहले क्या करा जाएगा, इनको इस सेंटर में रखा जाएगा, ठीक है, इनको संभाल के रखा जाएगा, इनको बीमारी वगैरह नहीं होगी ज़्यादा, है ना, मरने नहीं दिया जाएगा मतलब इनको, और इनकी ब्रीडिंग वगैरह करवा के इनके स्पीसीज़ को बढ़ाया जाएगा, और जब बच्चे वगैरह बड़े हो जाएंगे फिर इनको वाइल्ड में छोड़ दिया जाएगा। तो अगले 10 या 15 साल में 40
40 वल्चर्स को बढ़ाने का इरादा किया है भारत की सरकार ने, JCBC ने। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, द एशियन किंग वल्चर प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, 1972 का। तो 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको प्रोटेक्शन दी गई है। आगे क्या बोल रहा है, इज लोकलाइज्ड प्राइमरली टू नॉर्दर्न इंडिया, और बोल रहा है कि ये जो एशियन किंग वल्चर है सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है, नॉर्दर्न इंडिया में मिलता है और कहीं पर मिलता नहीं है। एंड हैज़ बीन लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड by the International Union for Conservation of Nature IUCN रेड लिस्ट सिंस 2007, और 2007 से इसको एक एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज माना गया। ठीक है, एशियन किंग वल्चर को। और किसने कहा कि ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो IUCN ने कहा है। और IUCN का मतलब क्या, IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और 2007 से इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बताया गया है। ठीक है, फोटो देखो, दिख रही है क्या फोटो, ठीक है। तो ये क्या है, एशियन किंग वल्चर है। और दिखाता हूँ फोटो तुम्हें, देखो इधर दिख रही है, एशियन किंग वल्चर, एशियन किंग वल्चर। ठीक है, हिंदी में देखते हैं एक बार फटाफट से। गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई राजा गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में खोलने के लिए तैयार है। केंद्र जिसका नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र JCBC है, 1.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और इसे राजा गिद्धों को कैद में प्रजनन करके और उन्हें जंगल में छोड़कर प्रजातियों की एक स्थायी आबादी बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। एशियाई राजा गिद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित मुख्य रूप से उत्तरी भारत में स्थानीय है, और 2007 से प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, समझ में आ गया है तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में आता है तो हम लोग इसको 100% करके आ जाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, बोलो डन है, बड़े आगे देखिए और क्या है हमारे पास न्यूज़। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है, ये रहा, देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विच पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनमें से किस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। हाल ही में किस राजनीतिक दल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दी गई है। ऑप्शन है हमारे पास DMK, द्राविड मुन्नरा खजगम, ऐसा कुछ फुल फॉर्म है इसका। AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड मुंद्रा खजगम, ऐसा कुछ है इसका फुल फॉर्म। AAP आम आदमी पार्टी, या JJP जननायक जनता पार्टी। तो ये हरियाणा की पार्टी है, ये दोनों तमिलनाडु की पार्टी है, और ये है दिल्ली की पार्टी। तो इनमें से कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया बना दिया गया, मतलब नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये बताती है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है, या कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी है। ठीक है, कौन बताता है ये बताता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किसी भी पार्टी को उसके वोट शेयरिंग के बेसिस पे और उसके सीट्स के बेसिस पे कि विधानसभा में उसकी कितनी सीट्स है, लोकसभा में इसकी कितनी सीट्स है, राज्यसभा में उसकी कितनी सीट्स है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके बताता है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है और कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर आंसर हमें 100% क्या है, DMK है, तो रॉन्ग है। AIADMK भी रॉन्ग है, आम आदमी पार्टी भी क्या है, सही है, JJP गलत है। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी इसका आंसर है, और आम आदमी पार्टी अभी तक जो स्टेट पार्टी थी उसको अब क्या बना दिया गया है, उसको बनानी गया है, उसने अचीव कर लिया है क्या, नेशनल पार्टी का दर्जा। ठीक है, और किसने दिया इसको ये दर्जा इसको दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इंपॉर्टेंट चीज सुनो, क्या 2012 में बनी है आम आदमी पार्टी, आगे ना, और किस चीज के बाद बनी है, लोकपाल के प्रोटेस्ट हुए थे, लोकपाल बिल को पास करने की बात करी जा रही थी 2012 में, और ये वाला जो प्रोटेस्ट था लोकपाल वाला, ठीक है, इसको लीड किसने किया था, इसको लीड किया था अन्ना हजारे ने। किसने लीड किया था, अन्ना हजारे ने। और अन्ना हजारे के साथ आके जुड़ गया था एक IRS ऑफिसर,
एक IRS ऑफिसर जिसका नाम था क्या, अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल जो है इसका फाउंडर है, अरविंद केजरीवाल जो है इसका फाउंडर है। अन्ना हजारे इनका मानना है कि भाई साहब क्या, पॉलिटिकल पार्टी से मैं दूर रहना चाहता हूँ, अन्ना हजारे, ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल ये फाउंडर है किसके, आम आदमी पार्टी के, फाउंडर ऑफ आम आदमी पार्टी। आ रहा नहीं आ रहा समझ, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी शक्ल चेंज कर दी है इसकी, दिल्ली की, है ना। एजुकेशन के मामले हो, पानी के मामले में हो, और किसके मामले में, हेल्थ फैसिलिटीज़ के मामले में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में हो, तो हर चीज़ को क्या करा है दिल्ली में, बहुत बढ़िया करा है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है, ठीक है। इससे पहले एक और बंदी थी जिसका नाम था शीला दीक्षित, है ना। शीला दीक्षित की डेथ हो गई है हाल ही में, पिछले साल या पिछले साल डेथ हुई है शीला दीक्षित की। तो शीला दीक्षित ने अचीव करा था ये रिकॉर्ड 3 बार चीफ मिनिस्टर बनने का, किसका, दिल्ली का। लेकिन अब ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसने, मतलब ये रिकॉर्ड इक्वल कर दिया है किसने, अरविंद केजरीवाल ने। और जिस तरीके से ये चल रहा है, लग रहा है कि अगली बार भी यही जीतेंगे, ठीक है। 2012 में भी ये जीते थे, इनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, फिर बाद में इनको छोड़ना पड़ा था। 2015 में, 2014 लगा लो, 2014 में इनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, 2015 में फिर ये इलेक्शन जीतते हैं। दिल्ली की विधानसभा की सीट्स कितनी है, 70 सीट्स है। तो दिल्ली की विधानसभा में 2015 के इलेक्शंस में इनके आते हैं टोटल कितने, 68 सीट्स आती है ना। तो बम्पर धमाके से जीतते हैं, 70 में से 68 सीट्स इनकी, कांग्रेस की सीट 0, बीजेपी की सीट्स 2, ठीक है। फिर 2019 में इलेक्शन होता है, 2019 के इलेक्शंस में इनकी सीट जो है वो कितनी आती है, 62। तो ये भी क्या है, दोनों के दोनों रिकॉर्ड्स है ये, ठीक है, कि दिल्ली में इतने सीट्स कभी किसी के नहीं आए हैं, ठीक है। तो दिल्ली की जनता भी, देखो जनता उसी को वोट देती है जो काम करता है, भ्रष्टाचार नहीं करता। सेम चीज़ आम आदमी पार्टी कर रही है ना। अब अंदर गफले होते होंगे थोड़े बहुत, तो वो तो चलता ही रहता है ना। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की इमेज बनी है ना। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ एक और क्या है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली तो रूल कर ही रही है ये, इसके साथ साथ पंजाब भी रूल कर रही है ना। इसके साथ साथ गोवा में इसके सीट्स आए, और किसमें, गुजरात में इसके 5 सीट्स आए। पहली बार गुजरात में इलेक्शन लड़े और 5 सीट्स आए, ठीक है। तो सर 5 ही तो आए, अरे भैया जिसके सीट्स ही नहीं थे वहाँ पर, 0 सीट्स थे जिसके, उसके 5 सीट्स आए। तो इसका मतलब क्या, पॉलिटिकल साइंटिस्ट इनको कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये हार गए, है ना। इलेक्शन हारे नहीं है, ये तो जीते हैं, ऊपर की तरफ गए ना, जिसके कोई सीट थी नहीं, है ना। मान लो तुम्हारे पास क्या है, पिज़्ज़ा नहीं है खाने के लिए, ठीक है, तुम्हें अचानक पिज़्ज़ा मिल जाए खाने के लिए, ठीक है, तो क्या हो गया, फ़ायदा ही है तुम्हारा, वैसे इनका भी फ़ायदा है, ठीक है। और ये 4 स्टेट्स में जीतने की वजह से ही इनको क्या बना दिया गया है, नेशनल पार्टी का दर्जा बना दे दिया गया। मेरे पास टाइम नहीं है अभी, वरना मैं आप लोगों को ये भी बताता कि नेशनल पार्टी कैसे बनती है, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो बस कि इलेक्शन कमीशन, ये रहे अरविंद केजरीवाल जी, है ना। इसकी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसमें 4 जने हैं, है ना। एक ये, इसकी वाइफ, इसका बेटा, इसकी बेटी, है ना। इसमें से 3 जने IITians है, इसमें से 2 जने IRS ऑफिसर्स है, इसमें से 1 बंदा चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। तो ऐसी फैमिली है किसकी, अरविंद केजरीवाल की, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, द इलेक्शन कमीशन हैज ग्रांटेड नेशनल पार्टी स्टेटस टू आम आदमी पार्टी। तो नेशनल पार्टी बना दिया गया है किसको, आम आदमी पार्टी को। द पार्टीज रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी इज बेस्ड ऑन इट्स इलेक्टोरल परफॉर्मेंस। तो किस इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के ऊपर, मतलब जिस शेयर्स जितने मिले इसको, इलेक्टोरल शेयर्स या इलेक्शंस में जितने % वोट मिले, प्लस जितनी सीट्स है इसकी विधानसभाओं में और लोकसभाओं में, उसके बेसिस पे इसको क्या बना दिया गया, नेशनल पार्टी बना दिया गया। तो नेशनल पार्टी इज बेस्ड ऑन इट्स इलेक्टोरल परफॉर्मेंस इन 4 स्टेट्स। और कौन से 4 स्टेट्स में इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, दिल्ली में, गोवा में, पंजाब में और गुजरात में। इसकी जो है, अच्छा नेशनल पार्टी बनने के लिए ये भी इसेंशियल है कि कम से कम 4 स्टेट्स में इलेक्शन लड़े हो तुमने। तो 4 स्टेट्स में इलेक्शन लड़े, चारों स्टेट्स में जीत कर आया, और क्या है, दुराटे काट रहा है, नेशनल पार्टी बन गई है आज, ठीक है। With this recognition, the Aam Aadmi Party joins the list of national parties in India, such as the Bharatiya Janata Party, the Indian National Congress, the Bahujan Samajwadi Party, and the Communist Party of India, Marxist। तो ये बोल रहा है कि इनके अलावा और कौन सी नेशनल पार्टीज है इंडिया में। तो इंडिया में है क्या, इंडिया में है आम आदमी पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, बहुजन समाजवादी पार्टी वो मायावती वाली पार्टी है ना, और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो पता ही है हमें, ठीक है। अच्छा आगे देखो क्या बोल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है वो बिहार में थोड़ा बहुत, बंगाल में और केरला में बहुत मजबूत है, ठीक है। तो ये भी क्या है, नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। आगे देखो क्या बोल रहा है, ऑन द अदर हैंड द नेशनल पार्टी स्टेटस ऑफ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, ठीक है। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी की पार्टी है, और इसका जो नेशनल पार्टी का जो इसको दर्जा दिया गया था वो छीन लिया है। क्यों? क्योंकि वोट परसेंटेज कम हो गए, इलेक्शन में वोट्स कम पड़ रहे हैं, है ना, पहले के मुकाबले, तो इनको क्या कर दिया गया, इनसे छीन लिया गया ये वाला ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वाली पार्टी से किस चीज़ का, नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट पार्टी बन के रह गई है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी है, तो इनका भी दर्जा छीन लिया गया। एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी क्या दर्जा छीन लिया गया, एंड हैज़ बीन विड्रॉन बाय द इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ने इनका ये वाला दर्जा हटा दिया है। तो आइए जल्दी जल्दी से देखते हैं इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पार्टी की मान्यता 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन पर आधारित है। इस मान्यता के साथ आम आदमी पार्टी भारत में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जैसे राष्ट्रीय दलों की सूची में शामिल हो गई है। दूसरी ओर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग द्वारा वापस ले लिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, समझ में आया है तो दिखाओ मुझे फटाफट से अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर आ गया समझ में, पेपर में आता है तो धुर्राटे काट देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। Which country among the following recently undertook a military drill operation joint sword? तो एक मिलिट्री ड्रिल हुई है ना, और इस मिलिट्री ड्रिल का नाम क्या है? इस मिलिट्री ड्रिल का नाम है ऑपरेशन जॉइंट सोर्ड, ऑपरेशन जॉइंट सोर्ड। तो ऑपरेशन जॉइंट सोर्ड मिलिट्री ड्रिल जो है, एक्सरसाइज जो है, ये किस कंट्री ने किया, यही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सैन्य अभ्यास ऑपरेशन जॉइंट सोर्ड किया है? ऑप्शन है हमारे पास ताइवान, चाइना, इंडिया या वियतनाम। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर ताइवान आंसर है, बिल्कुल 100% रॉन्ग है। आंसर है इसका क्या? चाइना। तो चाइना ने क्या करा, चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया। ताइवान हम सबको पता है कि ताइवान जो है वो चाइना के पास ही है, और ताइवान एक आइलैंड कंट्री है, और चाइना क्लेम करता है ताइवान को। चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि भैया ताइवान पूरा की पूरा देश मेरा है ना, बदमाश बच्चा है ये, ठीक है, इसको जो चाहिए वो चाहिए, जिद करता है ये, ठीक है। तो चाइना क्या क्लेम करता है? पूरा की पूरा ताइवान मेरा है और मैं छीन लूंगा, ठीक है। और चाइना ने ये वाली जो एक्सरसाइज करी है ऑपरेशन जॉइंट सोर्ड, ये कहा कि ये एक्सरसाइज इसने चारों तरफ घूमा है। ये एक्सरसाइज 3 दिन की एक्सरसाइज करी है, और तीनों दिन ये क्या करा है? ताइवान आइलैंड के आसपास घुमा है तीनों दिन, ठीक है। और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये इसकी क्या है, ये एक्सरसाइज कर रहा था क्या, ताइवान को कब्जा करने के चक्कर में, है ना, मतलब प्रैक्टिस कर रहा है ना, एकदम से अटैक कर देगा, ताइवान छीन लेगा, ठीक है। तो ताइवान को और क्या बोला जाता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है ताइवान को, ठीक है। चाइना को जाना जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से, ताइवान को जाना जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से, ठीक है। और चाइना में तो कम्युनिज्म है, लेकिन ताइवान में डेमोक्रेसी है, लेकिन ये इसको छीनना चाहता है, छीन लेगा ये, ठीक है। तो 2-4 कंट्रीज हैं हमारे पास, है ना, जैसे रशिया हो गई, एक चाइना हो गई, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये अपनी पावर दिखा देते हैं सामने वाले को, है ना। तो आंसर क्या है हमारे पास? चाइना। इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, देखो क्या है। तो चाइना ने ये वाली मिलिट्री एक्सरसाइज करा है जिसका नाम है ऑपरेशन जॉइंट सोर्ड, ठीक है, एनसर्कलिंग ताइवान को एनसर्कल किया है इसने। चाइना अंडरटेक्स मिलिट्री ड्रिल ऑपरेशन जॉइंट सोर्ड एनसर्कलिंग Taiwan. The Chinese military successfully held 3 days military drills dubbed as Operation Joint Sword around Taiwan Island for rehearsing an encirclement of Taiwan. तो ये लोग क्या कर रहे हैं? रिहर्सल कर रहे हैं, है ना, किस लिए?
ताइवान को छीनने की रिहर्सल कर रहा है कौन? चाइना, है ना। चाइना साउथ एशिया में सबको तंग करता है, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में वैसे तो सबको तंग करता है। चाइना उस लड़के की तरह है जो क्लास का सबसे बदमाश लड़का होता है, ठीक है, सबको तंग करता है। ना तो उसको टीचर्स कुछ बोलते हैं और ना ही उसको क्या कोई और उससे पंगा लेना चाहता है। इसकी इज्जत किसी की आंखों में नहीं है, लेकिन कोई इसकी बेइज्जती करने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि ये ताकतवर है ना। सेम चाइना है, ठीक है, जियान है ये, लगा लो, है ना। ये क्या है, वर्ल्ड पावर्स में या दुनिया में अगर कोई जियान है, ठीक है, सारी कंट्रीज में, तो वो कौन है? वो चाइना है, ठीक है। आगे तो क्या बोल रहा है? इट मस्ट बी नोटेड दैट चाइना वॉन्ट्स टू यूनिफाई ताइवान विद द मदरलैंड। और ये क्या बोल रहा है कि चाइना का ख्वाब क्या है? चाइना का ख्वाब है कि चाइना ताइवान को मिला दे, किसके साथ? मेन चाइना के साथ, मतलब अपनी कंट्री के साथ मिला दे ताइवान को, ऐसा मान रहा है, ऐसा क्या कर रहा है चाइना, जो है मान रहा है, चाइना चाहता है। एंड व्यूज द डेमोक्रेटिक सेल्फ रूल ताइवान एज अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, और कहता है कि भैया मेरी ही टेरिटरी हो तुम, ताइवान को कहता है, ठीक है, कि मेरी ही टेरिटरी हो। अब मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं चाइनीज रिवॉल्यूशन समझा देता तुम्हें, उसमें तुम लोगों को फिर समझ में आता बहुत अच्छे से। विद द मदरलैंड एंड व्यूज द डेमोक्रेटिक सेल्फ रूल ताइवान एज अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, और क्या कहता है कि मेरी ही टेरिटरी का पार्ट है ये ताइवान। दिस मीन्स दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ ताइवान इज अंडर थ्रेट, और इसका मतलब क्या है कि चाइना का इंडिपेंडेंस जो है वो खतरे में, एज चाइना वोव्स टू टेक इट वन डे बाय फोर्स इफ नेसेसरी। और चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं क्या कर दूंगा, एक दिन ताइवान छीन लूंगा, ठीक है, और अगर जरूरत पड़ी तो फोर्स से छीन लूंगा, मतलब जान लगा के, मतलब मिलिट्री से अटैक करवा के छीन लूंगा, ठीक है। हिंदी में पढ़ते फटाफट से, देखो क्या बता रहा है ये। चीनी सेना ने ताइवान को घेरने का पूर्वाभ्यास करने के लिए ताइवान द्वीप के चारों ओर 3 दिनों के सैन्य अभ्यास को ऑपरेशन जॉइंट सोर्ड के रूप में सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चीन ताइवान को मातृभूमि के साथ एकजुट करना चाहता है और लोकतांत्रिक स्वशासित ताइवान को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखता है। इसका मतलब यह है कि ताइवान की स्वतंत्रता खतरे में है, क्योंकि चीन एक दिन इसे लेने की कसम खाता है, यदि आवश्यक हो तो बल द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि सर आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में आता है तो धुर्राटे ऐसे काट देंगे सर, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे बढ़ते और देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन पढ़ो जरा, 1 मिनट मैं एक छोटू सा मैसेज कर दूं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या, चाइनीज कंपनी स्पेस पायनियर सक्सेसफुली लॉन्च्ड डैश रॉकेट इनटू ऑर्बिट। चीनी कंपनी स्पेस पायनियर ने डैश रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लीजिए जरा, आंसर दीजिए 1 मिनट। तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा मैसेज कर रहा हूँ। चलो, तो ये बोल रहा है कि चीनी कंपनी स्पेस पायनियर ने डैश रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बता रहे हैं, ये बोल रहा है कि ऑप्शन ए तियांगलोंग 2, फिनिक्स 2, लीवोंग 2 या डीएमएक्स 2। क्या आंसर है? तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि सर आंसर इसका जो है वो फिनिक्स 2 है, तो आप लोग क्या हो, एकदम 100% हो रॉन्ग, क्योंकि इसका आंसर क्या है, लीवोंग रॉन्ग, डीएमएक्स रॉन्ग। आंसर है इसका क्या, तियांगलोंग 2। और तियांगलोंग 2 इसको लॉन्च किया गया है अर्थ के ऑर्बिट में। तो अर्थ जिस ऑर्बिट में घूमता है उसी ऑर्बिट में ये सैटेलाइट भी घूमेगा, है ना, ये रॉकेट भी घूमेगा। इंपॉर्टेंट चीज़, इसको बनाया किसने, इसको एक नई कंपनी ने बनाया और इस नई कंपनी का नाम है स्पेस पायनियर। और ये जो नई कंपनी है जिसका नाम स्पेस पायनियर है, इसने ये पहला रॉकेट बनाया। ठीक है, और इसको पहला रॉकेट सक्सेसफुल हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चाइना की ताकत देख रहे हो, स्टार्टअप है ये, स्टार्टअप समझते हो क्या, एक नई कंपनी है ना। तो एक नई कंपनी जिसका नाम है स्पेस पायनियर। तो स्पेस पायनियर ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्या कर दिया, इस वाले रॉकेट को पहुंचा दिया है अर्थ के ऑर्बिट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये एक हिस्ट्री बना दी है इन लोगों ने। इसके साथ साथ इसमें जो फ्यूल डला है वो लिक्विड फ्यूल डला है। ठीक है, तो ऐसा भी पहली बार हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बता रही है। चाइनीज कंपनी स्पेस पायनियर सक्सेसफुली लॉन्चेस तियांगलोंग रॉकेट इनटू द ऑर्बिट। ठीक है,
Chinese company Space Pioneer has achieved a historic milestone in space exploration, launching its Tianlong-2 rocket into orbit. तो इसने क्या करा, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन को कंप्लीट कर लिया स्पेस पायनियर ने. This marks the first time a liquid-fueled rocket has been launched into orbit by a Chinese aerospace firm. और ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि किसी चाइनीज कंपनी ने क्या करा, लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट को लॉन्च किया है और वो रॉकेट जो है पहुंच भी गया है कहाँ पर, ऑर्बिट में. एंड द फर्स्ट टाइम अ स्टार्टअप हैज सक्सेसफुली रीच्ड ऑर्बिट ऑन इट्स इनिशियल अटेम्प्ट. और अपने पहले ही अटेम्प्ट में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई स्टार्टअप जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच चुका है. द Tianlong-2 रॉकेट इज ऑल्सो नोन एज द स्काई ड्रैगन 2. और Tianlong-2 रॉकेट को स्काई ड्रैगन 2 के नाम से भी जाना जाता है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है, ठीक है. ये वाला रॉकेट है, हिंदी में देखते हैं एक बार फटाफट से, शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारा. देखो 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 क्या बता रहा है. चीनी कंपनी स्पेस पायनियर ने Tianlong-2 रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया. चीनी कंपनी स्पेस पायनियर ने Tianlong-2 रॉकेट को कक्षा में लॉन्च करके अंतरिक्ष अन्वेषण में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है. ये पहली बार एक चीनी एरोस्पेस फर्म द्वारा एक तरल ईंधन वाले रॉकेट को कक्षा में लॉन्च किया गया है और पहली बार एक स्टार्टअप अपने शुरुआती प्रयास में सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंच गया है. कक्षा मतलब ऑर्बिट को कह रहा है वो, ठीक है. Tianlong-2 या Tianlong-2 रॉकेट जिसे स्काई ड्रैगन 2 के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे अपने अंगूठे फटाफट 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 से और बोलो कि सर एकदम तगड़ी तरीके से समझ में आ गया है Tianlong-2 के बारे में. ठीक है, और यहीं पर ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो भी. आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा आज की वीडियो में. और अगर मज़ा आया है तो 2-3 बातें सुन के जाइए. क्या अपना जो प्रतिज्ञा बैच है वो तो हो गया बंद. बंद का मतलब क्या है, मतलब उसके एंट्रीज क्लोज हो गई है, एडमिशन्स क्लोज हो गए उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग एडमिशन्स ले रहे हैं उसमें. लेकिन एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है प्रतिज्ञा 2.0. प्रतिज्ञा 2.0 CUET के लिए बैच है, बिल्कुल आगे ना. और अगर अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है या पढ़ाई स्टार्ट करी है लेकिन एक डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है, या CUET के द्वारा आपको क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्वेश्चंस के बारे में, डाउट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या है एक डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, और अभी तक आपकी पढ़ाई जो है डामाडोल है या आपकी पढ़ाई अच्छी हो चुकी है लेकिन आपको रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है, किसी भी हालत में पूरे यूट्यूब पे एक ही बैच चल रहा है जो सारी की सारी इंक्लूसिव तैयारी करवा रहा है जिसका नाम है प्रतिज्ञा 2.0. ठीक है, तो प्रतिज्ञा 2.0 में एनरोल कर लेना. ठीक है, और प्रतिज्ञा 2.0 स्टार्ट कब से हो रहा है, तो 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 17 अप्रैल 2000 कब से 23 से. ठीक है, 17 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है. आज 13 है, 2-3 दिन बचे. ठीक है, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा ये. एंट्रीज बहुत लिमिटेड होने वाली है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने क्या नहीं किया, एनरोल नहीं किया, तो जल्दी जल्दी से इसमें एनरोल कर लेना. एनरोल करने के लिए आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो कोड क्या है, वो कोड है Y742. Y742 और Y742 को आपको यूज़ करना है. और क्या करना है, आपको Y742 को डालना है ना. Y742 आपको इस तरीके से लिखना है जो कि अड्डा 24/7 का उल्टा है ना. यहाँ पे Y लिख दो और उल्टा लिखना है, ऐसे लिखना है Y742. और जैसे Y742 डालो दोगे आप लोगों को मिल जाएगा 21% का भारी डिस्काउंट. 21% का क्या मिलेगा, भारी डिस्काउंट मिलेगा. कैसे करना है बता देता हूँ मैं आप लोगों को. क्या करना है, देखिए हमें कुछ नहीं करना, हमें जाना है सबसे पहले कहाँ पर, हमें सबसे पहले जाना है गूगल पे. ठीक है, गूगल पे जाते ही अपने को नई स्लाइड खोलनी है और नई स्लाइड खोल के यहाँ पे लिखना है अड्डा 24/7. जैसे हम लोग अड्डा 24/7 डालेंगे कुछ इस तरीके की स्लाइड आएगी और ये अड्डा 24/7 इंडियाज़ लीडिंग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म हमें दिखेगा. इसके ऊपर क्लिक करिए. जैसे ही क्लिक करेंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पर ऑल कोर्सेज का ऑप्शन है, इसके ऊपर जाइए. जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको दिखेगा क्या, यहाँ पर लिखा हुआ अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, इस पर करिए क्लिक. जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर आपको CUET का ऑप्शन दिख जाएगा. CUET पे क्लिक करिए. CUET पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, CUET 2023 साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, है ना, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रीम. जिस भी स्ट्रीम से आप लोग हो, जिस भी फील्ड से आप लोग हो, सिलेक्ट कर लीजिएगा. मान लो आप लोग साइंस स्टूडेंट हैं तो साइंस पे क्लिक करिए. जैसे साइंस पे क्लिक करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, आपके पास कुछ इस तरीके की चीज़ें खुल के आएगी.
और यहाँ पे हमें 2 बैचेस दिख रहे हैं, एक ये वाला बैच, एक ये वाला बैच, दोनों प्रतिज्ञा 2.0 है ना। और दोनों में बहुत सारी पढ़ाई करवाई जाएगी। लेकिन सेक्शन 1 में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऐसा बैच है जिसमें आपको जीटी, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और जनरल टेस्ट भी। ये वाला है, ये वाला सिर्फ आपके डोमेन सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वाला खरीदना है तो ये वाला खरीदिए, वो वाला खरीदना है तो वो वाला खरीदिए। बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है इसमें, ठीक है। और प्रतिज्ञा बैच वालों से पूछ सकते हो आप लोग, अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह है तो। खैर, तो इस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आपके पास आ जाएगा खुलकर क्या, ये वाला बैच। और ये वाला बैच कौन सा है, हमारे पास साइंस स्ट्रीम का है, सेम आर्ट्स स्ट्रीम का है, सेम कॉमर्स स्ट्रीम का है। और इसके बारे में सारे की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कितना एक्सपीरियंस है टीचर को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। खैर, तो आपने क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है। देखो कुछ छुपाऊंगा नहीं, जितनी चीज़ें हैं। देखो ये वाला कोर्स कितने का, ये वाला कोर्स जो है 3000 रुपये का, 2999, 3000 रुपये का कोर्स है ये वाला कोर्स। आपको यहाँ पर 15% का डिस्काउंट भी दिख रहा है। इसको अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 15% का डिस्काउंट, और इससे आपके 450 रुपये बच जाएंगे। मतलब ये वाला कोर्स आपको 2550 रुपये का मिल रहा है ना। 2550 रुपये ज़्यादा रुपये नहीं है, क्योंकि 1 महीने की तुम्हारे स्कूल की फीस इससे बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो 2550 रुपये में ये कोर्स मिल रहा है, और CUT के एग्ज़ाम तक चलने वाला कोर्स है। डाउट सेशन इसमें होते हैं बहुत अच्छी तरीके से, रेगुलर टाइम पर क्लासेस होती है ना। और क्या कहते हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर। क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट आएगा तो नेक्स्ट टाइम बच्चा और आएगा हमारे पास, है ना। नेक्स्ट चीज़ देखो क्या है, इसको रिमूव कर दो, क्योंकि ये दे रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 15% का डिस्काउंट, ठीक है। आप लोग जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर जाके आप लोग क्या करिए, डालिए Y742। कोड को याद कैसे रखें, Y याद रख लो, और 742 उल्टा लिख दो अड्डा 24/7 का। जैसे ही Y742 को अप्लाई कर दोगे आप लोग, तो आपको 510 रुपये का यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और यही वाला कोर्स आपको 2490 रुपये मिल जाएगा, जो कि आपको 2550 रुपये मिल रहा था। मतलब 60 रुपये आप लोगों के और बच जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू कर लेना, और कंटिन्यू करके क्या कर लेना, अपनी डिटेल्स वगैरह डाल के कोर्स को खरीद लेना, ठीक है। क्लासेस 17 तारीख से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। लिमिटेड सीट्स है, ये ना हो जाए कि प्रतिज्ञा 2.0 भी आपके हाथ से चला जाए, ठीक है। पढ़ाई कर लो अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि ये वाली पढ़ाई जो है आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक लेकर जाएगा, ठीक है। आपको DU तक लेकर जाएगा, BHU तक लेकर जाएगा, आपको जामिया तक लेकर जाएगा, आपको जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट तक लेकर जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मेरी तरफ से इतना ही। अगर आज वाला सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर मैं मोइन पठान आपके सामने रोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।